सैफुद्दीन अमोस बिटकॉइन स्टैंडर्ड के लेखक, एक विचारक, बिटकॉइन इन्वेस्टर, जो ये मानते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो फिएट मनी क्रिएशन है, इसने लोगों से वेल्थ को बड़ी बुरी तरह से लूटा है और लोगों के पास जो वेल्थ क्रिएशन की जो कैपेसिटी थी, उसको गवर्नमेंट ने लैंड मनी को एज अ डेट क्रिएट करके लूटा है। इसमें सैफुद्दीन हमें बताते हैं कि यही कारण है कि प्राचीन समय से गोल्ड को सबसे प्रीशियस मेटल माना गया। उसका कारण ये है कि प्रीशियसनेस ऑफ अ मेटल इससे तय होगी या किसी वैल्यू की इस चीज़ से होगी कि भाई अगर वो निश्चित मात्रा में हो, उसकी अत्यधिक क्रिएशन ना की जा सके और उसकी ड्यूरेबिलिटी हो। और गोल्ड एक ऐसी मेटल हमारे सामने आती है। इसीलिए प्राचीन समय में भी जब लैंडिंग की जाती थी तो उसको गोल्ड के साथ पैक किया जाता था। गवर्नमेंट अगर अपनी करेंसी भी होती थी गवर्नमेंट की, तो उसको गोल्ड से और प्रीशियस मेटल से तोला जाता था। और गोल्ड एक ऐसी मेटल थी जिसके साथ फेक करना या जिसके को बहुतायत में पैदा करना मुश्किल था। इसीलिए आधुनिक समय तक गोल्ड एक मात्र स्टैंडर्ड रहा। पर 20वीं शताब्दी में जब गवर्नमेंट का डेट बढ़ने लगे और स्पेशली इन केस ऑफ यूके, जो कि उस टाइम की लीडिंग इकोनॉमी थी, तो उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर जाने का फैसला लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी थी और उसके बाद जब डेट और बढ़ता गया, कर्जे बढ़ते गए, तो गवर्नमेंट ने फाइनली ये फैसला लिया कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ रहे हैं। और हालांकि फिर भी हम एक पैरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे अपनी करेंसी और गोल्ड के बीच में। और ग्रेजुअली दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स ने इस मॉडल को फॉलो किया। जैसे कि भारत में हमने देखा 1935 में सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई और फिएट मनी के क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ। और इससे होता ही है कि गवर्नमेंट को एक ऐसी बड़ी मशीनरी मिल जाती है जिससे कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर के प्रति अकाउंटेबल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें नोट छापने की ज़रूरत है। ये क्षमता उनके पास पैदा हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। ऐसा इससे पहले इतिहास में ना था। और इसका एक और कारण, इसका परिणाम ये निकलता है कि अब गवर्नमेंट लार्ज स्केल वॉर भी फाइनेंस कर सकती थी। नहीं तो इससे पहले लोग वॉर की फाइनेंसिंग के लिए अनिश्चित सप्लाई में पैसा नहीं देते थे। एक समस्या ये खड़ी हुई। दूसरा, लोगों के हाथ से सैफुद्दीन कहते हैं कि जो उन्होंने मेहनत करके जो पैसा कमाया है एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए मजदूर, वो पैसा अगर वो बैंक में भी रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में उस बैंक की के पैसे की वैल्यू का ह्रास हो गया है। जितना उसके बजाय उन्हें शेयर बाज़ार में मिलना है या गोल्ड से मिलना है या लैंड से मिलना है, वो पैसे को स्टोर करने से नहीं मिलेगा आपको। जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब पैसा प्रीशियस करेंसी के साथ टैग्ड था और उसके अनुपात में छपता था तो पैसे में क्षमता थी। पर आज पैसे में क्षमता तब है जब आप इसको बोरो कर रहे हैं। इसको सेव करने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बात सैफुद्दीन अमोस ने बताई, जो कि आज हम सब अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि इन्वेस्ट करके ही पैसा बच रहा है, शेयर बाज़ार में लगा कर ही पैसा बच रहा है, या फिर लैंड लेके पैसा बच रहा है, गोल्ड लेके पैसा बच रहा है। पर मनी एज सच उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, क्योंकि फेट जो ये मनी है ये हर वक्त डेट क्रिएटर हो रहा है। डेट क्रिएटर तो होता चला चला जा रहा है। इसीलिए शायद जो रिच डैड पुअर डैड वाली जो किताब लिखी गई कावासाकी द्वारा, वो यही दिखा रही है कि भाई आज के दौर में अगर आपको रिच होना है, आपको बोरो करना है। पर बोरो भी उसको करेंगे जो रिच है, उसको ही बोरोइंग हो रही है। सेविंग करके आप अमीर नहीं हो रहे। ऐसे में सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन क्रिएट किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलकर, वो अपने आप में एक ऐसा अल्टरनेट है जो कि गोल्ड की तुलना में और ज़्यादा इजीली लोगों को अवेलेबल है और लोग उसका पार्ट बन सकते हैं। और सैफुद्दीन का मानना है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वैल्यू को बचाने के लिए मजबूरी में बिटकॉइन की तरफ आएंगे और ग्रेजुअली हम देखेंगे कि
डॉलर का भी ह्रास हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की जो भी करेंसीज़ हैं, वो लोगों के वास्तविक वैल्यू प्रदान करने में फ़ेल हुई हैं। क्योंकि फ़िएट मनी जो प्रोसेस है, जिसमें हर वक़्त मनी डेट के रूप में क्रिएट हो रहा है आउट ऑफ थिन एयर, वो मनी की वैल्यू का ह्रास कर रहा है। ऐसे में लोगों को एक आसान क्विक सेविंग का ऑप्शन चाहिए, और वो बिटकॉइन उनको प्रोवाइड कर सकता है गोल्ड से भी बेहतर, क्योंकि गोल्ड के साथ कई मुश्किलें हैं। गोल्ड की टेस्टिंग महंगी है, गोल्ड को परचेज़ करने में कई दिक्कतें हैं, इसकी तुलना में उसको ट्रांजैक्ट करने में ज़्यादा देर लगती है, जितना कि फ़ास्ट काम बिटकॉइन से हो सकता है। इस तरह के तर्क वो देते हैं। तो उनका ये मानना है बिटकॉइन हमारा फ्यूचर है, और बिटकॉइन पे आने से जो रियल वैल्यू है इकोनॉमी में वो स्थापित होगी, और जो ये फेक मनी बनाया गया है इसके नुकसान से भी हम मुक्त होंगे, क्योंकि फेक मनी क्रिएशन से कई बाधाएं हमारे समाज में हम देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, विश्व में देख रहे हैं। ऐसा सैफुद्दीन कहते हैं। और मोर ओवर, ये जो बिटकॉइन का जो मनी क्रिएशन का प्रोसेस है, ये ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा लोगों की है, और इसमें फजिंग करने की कैपेसिटी नहीं है, और ये लिमिटेड है, जो जैसे कि कोई भी वैल्यूएबल एसेट होती है, क्योंकि दुनिया में कितने बिटकॉइन बनने ये फिक्स है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से फिक्स है, इसको रिग नहीं किया जा सकता। ऐसा सैफुद्दीन एमोस कहते हैं। और इसके अतिरिक्त उनका ये मानना है कि जो ये वर्तमान समय में इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाई जा रही है, जिसको हम इकोनॉमिक्स समझते हैं, वो बेसिकली जो 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 मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो बेसिकली कीनेसियनिज्म से हाईजैक हो गई है। और उनका ये मानना था, कीन्स ने एक तरह का गार्ब दिया है गवर्नमेंट के लिए, एक एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी और इस तरह से पेश किया जाता है, जो कि बूम और बस्ट के सर्कल लेकर के उनसे बचने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी देता है, जिसमें ये अज्यूम्शन कर ली गई है आज हमारे इकोनॉमिक्स में कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन ज़रूरी है, थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी हमें रहना पड़ेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लेशन की जस्टिफिकेशन को दर्शा रहा है, क्योंकि उस जस्टिफिकेशन से ही बैंकर्स के पास डायरेक्ट डेट के रूप में पैसा क्रिएट करने की क्षमता आती है, गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड स्पेंडिंग की क्षमता आती है, मॉनेटरी पावर आती है, और सामान्य मानवीय के जीवन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाता है, विशेषकर उनके वैल्यू क्रिएशन की जो क्षमता थी, उनकी जो असेट की जो क्षमता थी, उस पर कब्जा बढ़ जाता है। तो आज गवर्नमेंट प्राचीन समय में जैसे सरकारें तलवारें लेकर घर घर जा कर के पैसे लोगों से मांगती थी, उसकी तुलना में जिस करेंसी के थ्रू आपको पेमेंट होती है, उसी पर गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है, सेंट्रल बैंकिंग ने कैप्चर कर लिया है, और लोगों की वेल्थ को वहाँ से चपत लग रही है। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि व्यक्तियों की वेल्थ क्रिएशन की क्षमता खत्म हो गई, उनके पास टूल्स की स्कैर्सिटी है। तो ऐसे में बिटकॉइन की क्रिएशन ज़रूरी है, ताकि इकोनॉमी भी रियलिटी पे चल सके, और जो कंपनियां गलत कर रही है उनको अनिश्चित काल तक फंडिंग ना होती रहे, जबकि बहुत देर हो जाए तब जा कर के लोग जागे, ऐसा ना हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर की गलत लैंडिंग होती है, जिससे कि पहले बूम होता है फिर बस्ट होता है, उसको मनी टैक्स पेयर क्यों पे करे, उसको सामान्य मानवीय के जीवन को उसकी कॉस्ट क्यों बियर करनी पड़े, जब उसमें वो शामिल ही नहीं है। इसका लाभ ये होगा बिटकॉइन जैसी करेंसी क्रिएशन का, कि जो लैंडिंग की जो एक्टिविटी है, वो लेंडर और लैंड करने वाले और उधार लेने वाले के बीच में होगी, इसका सामान्य मानवीय पर असर नहीं पड़ेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और अगर हम राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो सच में ही जो ये फैट मनी की जो व्यवस्था है, पैसे को केवल जब कोई आदमी बैंक में लोन लेने जाता है, उसी वक्त बैंक से लोन क्रिएट हो जाता है, जबकि उस अनुपात में जब पैसे 10 लाख जो बनते हैं डिजिटली, वो पैसे किसी मेहनत से पैदा नहीं होते, वो पैसे सेंट्रल बैंक के अकाउंटिंग में खड़े हो जाते हैं आउट ऑफ थिन एयर।
और उसको पैदा करते वक़्त सेंट्रल बैंक किसी सोने के साथ उसको पैक नहीं करता। तो ये जो इतनी बड़ी पावर है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम पावर के यूज़ को ही तो पढ़ते हैं, उसके इफ़ेक्ट को ही तो पढ़ते हैं। तो इतनी बड़ी पावर जिसमें कि मनी क्रिएशन हो जाती है और मनी बहुत सी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो इसके ऊपर चर्चा करना पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। धन्यवाद।